अब एक और बड़ा मजे का सवाल देखते हैं जी। इसमें हमारे पास 3 ग्रांट्स हैं और इन तीनों ग्रांट्स के हवाले से हमने कुछ बातें करनी है। वन बाय वन देखते हैं जी। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून ईयर 2, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपका जो ईयर एंड है वो 30 जून है और वो ईयर 2 है, 30 जून ईयर 2। केटी रिसीव्ड 3 ग्रांट्स, इस साल के दौरान केटी ने 3 ग्रांट्स रिसीव की हैं, द डिटेल्स ऑफ विच आर सेट आउट बिलो। पहला है जी ऑन 1 सितंबर। अच्छा, ये 1 सितंबर ईयर 2 होगा या ईयर 1 होगा? मेरा आपसे ये सवाल है कि 1 सितंबर ईयर 2 है या 1 सितंबर ईयर 1 है। गौर से देखें जरा कि ये सितंबर कौन सा वाला है, ईयर 2 वाला है या ईयर 1 वाला है। एंड द आंसर इसके ये यस, ये ईयर 1 वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम लोग ईयर एंड 30 जून दो ईयर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई ईयर 1 से, ये चल रहा होगा 30 जून ईयर 2 तक, राइट। तो ये जो डेट है 1 सितंबर, ये अगर तो ड्यूरिंग दिस ईयर वाली बात है, तो फिर इसका मतलब है कि ये 1 सितंबर ईयर 1 है, ईयर 2 नहीं है। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, उसने कहा ना ड्यूरिंग द ईयर ग्रांट रिसीव हुई है, तो ड्यूरिंग द ईयर 1 सितंबर ईयर ईयर 1 वाला ही आता है, ईयर 2 वाला तो उसके बाद आएगा, दैट विल बी आफ्टर द ईयर। A grant of rupees 40,000 from local government. This grant was in respect of a training cost of 70,000 which KT had incurred. 70,000 रुपए की एक एक्सपेंस आप लगा चुके हैं, उसके ऊपर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, आपको ग्रांट मिली है। ठीक है जी, ये जो ग्रांट है ये आपको मिली है इन रिस्पेक्ट ऑफ द 40,000 एक्सपेंस ट्रेनिंग का जो आप लगा रहे हैं। ठीक है जी, ट्रेनिंग कॉस्ट आप कर रहे हैं, दिस इज ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम। कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये बाद में देखते हैं, पहले हम ग्रांट्स की जरा टाइप्स की बात कर लें कि क्या हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। यस, हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि ये ग्रांट आपको मिल चुकी है और इसको इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगला सवाल, पॉइंट ऑप्शन नंबर ग्रांट नंबर 2, ऑन 1 नवंबर, डेफिनेटली ये भी ईयर 1 ही होगा। ईयर 1 के ऊपर केटी बॉट ए मशीन फॉर रुपीज 350,000, 3.5 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की। ए ग्रांट ऑफ रुपीज 100,000 वर रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस परचेज। 1 लाख रुपए की ग्रांट मिल गई। द मशीन विच हैड ए रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 इज डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। एक एसेट है जिसकी जो है वो रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है, ग्रांट भी दी हुई है, कॉस्ट भी दी हुई है। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड भी लिखा हुआ है, यूजफुल लाइफ के ऊपर इसको डेप्रिसिएट करेंगे, डेट ऑफ परचेज भी लिखी हुई है, यहाँ से हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो जनाब, इस एसेट को हम लोग ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट कह सकते हैं, इस ग्रांट को ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट कह सकते हैं क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिली है एंड देयर इज नो कंडीशन विद इट। तो क्या हम इस ग्रांट को अभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे? जी बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जैसे अभी हमने आज ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट के मुतालिक मेथड्स पढ़े हैं कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जी, ऑन 1 जून ए ग्रांट ऑफ रुपीज 100,000 फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है जी, दिस ग्रांट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ रीलोकेशन कॉस्ट दैट केटी हैड इनकर्ड मूविंग पार्ट्स ऑफ हिज बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया। ठीक है जी, कुछ बिजनेस इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया है। द ग्रांट इज रीपेएबल, ग्रांट आपको वापस करनी पड़ेगी, रीपेएबल का मतलब है कि वापस करनी पड़ेगी, इफ द इन द फुल unless KT recruits 10 employees locally by the end of year 2. This is the condition कि KT जो है लोकली 10 एम्प्लॉइज जो हैं वो हायर करेगी, जो उस लोकेलिटी के होंगे जिस एरिया में ये जा रहे हैं, उस एरिया के लोगों को हायर करना है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसी? देखिए, जब आप किस एरिया में जाके प्लांट लगाते हैं तो उस एरिया को सर्टेन टाइप की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। वहां पे हो सकता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन के आने जाने से ट्रांसपोर्टेशन का रश पड़ जाए, वहां पे हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन से कुछ नॉइज होती हो,
और फिर बहुत सारे वेस्टेजेस आपके प्रोसेसेस से, वहां पे एयर पोल्यूशन हो सकती है, नॉइस पोल्यूशन हो सकती है आपके प्रोसेसेस से, वहां पे ये इस तरह की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं कि जब एक जगह पे जाके एक फैक्ट्री लगती है तो वहां पे लोग आना जाना शुरू होते हैं, तो वहां के मुकामी लोग वहां पे होटल बना लेते हैं खाना खाने का, वहां पे पंचर की दुकान लगा लेते हैं, मोटरसाइकिल के पंचर की। ठीक है, वहां पे और छोटी छोटी इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, वहां पे फ्रूट की रेहड़ियां लग जाती हैं ताकि लोग वहां से फ्रूट लेकर जाएं जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के अलावा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो उस एरिया के लोगों को सर्विस, उस एरिया के लोगों को जॉब्स देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसे करें, आप हमारे पास आके जॉब करें, पैसे कमाएं, हम पैसे कमा रहे हैं यहाँ से, आप भी पैसे कमाएं। तो जनाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि जब आप किसी एरिया में जाएंगे तो वहां पे जाके आप 10 एम्प्लॉइज जो है वो हायर करेंगे। केटी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट as the local skill base does not match the needs of this part of the business। ले जनाब केटी को बंदे मिल ही नहीं रहे। she does not have any reasonable ground on which she can say कि जनाब मैं ये कंडीशन को फुलफिल कर लूंगी। तो दिस इज ए ग्रांट विच इज रिलेटिंग टू इनकम। क्यों? क्योंकि ये आपको एक एक्सपेंस से रिलेटेड मिल रही है। आपने जो है वो रीलोकेशन एक्सपेंस खर्च किया था जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको ये ग्रांट दे रही है, बट क्योंकि ये ग्रांट जो है ये आप को पता है कि आपको वापस करनी पड़ेगी, तो आप इस ग्रांट को अपने पास रिकग्नाइज नहीं करेंगे, आप इसे अपनी लाइबिलिटी के तौर पे रखेंगे। और जब गवर्नमेंट कहेगी पैसे वापस करें तो आप इसको पैसे वापस करेंगे, आप इसको इनकम में नहीं लेकर जाएंगे। आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो क्रेडिट। ये एंट्री करके अपना कैश टैली कर लेंगे जब आपको ग्रांट मिलेगी। उसके बाद वो जो एंट्री हम लोग करते होते हैं ना कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में मूव करना, ये एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। जब गवर्नमेंट हमसे पैसे वापस मांगेगी हम कैश क्रेडिट करेंगे और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट करके उनको पैसे वापस कर देंगे। सही है, लेकिन हम लोग उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वो कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो जो कंडीशन जब मीट नहीं हो रही तो हम एसेट को, हम ये जो ग्रांट की इनकम है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सही है जनाब। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। हम लोग अब एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसने कहा जी शो हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द केटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून ईयर 2। ठीक है जी। और ईयर 2 में आपने बताना है कि ये चीजें कैसे प्रेजेंट होंगी। तो हम लोग चलते हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूछा है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछा है। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों में प्रेजेंटेशन करनी होगी। तो जनाब ईयर 2 की बात है तो हम लोग कहते हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको प्रेजेंट करना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक तो आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे, जो आपका एसेट है जो कि पॉइंट 2 में है, एसेट की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपके पास एसेट की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ईयर कौन सा जी? ईयर 2 है, ईयर 2 के एंड पे। इसके बाद आप लाइबिलिटीज के अंदर जाएंगे। ठीक है जी। और इस वक्त आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो है कि हम लोग सेपरेटली दोनों चीजों को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे ही पैरेलल हम लोग दोनों की अलग अलग प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सही है जनाब, दोनों तरह से हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सेपरेटली अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। सेपरेटली अगर हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, सेपरेटली ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे, तो एसेट जो है वो अपनी उसी कॉस्ट पे आएगा जिस कॉस्ट पे वो एसेट परचेज किया गया है। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसी कॉस्ट के ऊपर आएगी और उसकी नेट बुक वैल्यू बन जाएगी। लाइबिलिटीज के अंदर क्योंकि हम सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट नजर आ रही होगी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से, उसका करंट पोर्शन भी और नॉन करंट पोर्शन भी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम जाएंगे
तो हमें उसमें एक्सपेंसेस के अंदर इसकी डेप्रिसिएशन नजर आ रही होगी एसेट की, और अदर इनकम्स के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट इनकम नजर आ रही होगी। ठीक है जी, ये है जब हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा देखिए वन बाय वन दोनों ग्रांट्स की तरफ चलते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर हमें ये वाला एक्सपेंस भी नजर आ रहा होगा, जो कि हम लोगों ने 70,000 का एक्सपेंस पे किया है। तो इसको मैं गवर्नमेंट ग्रांट को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जी। एक तो एसेट की डेप्रिसिएशन नजर आ रही होगी, और दूसरा ट्रेनिंग कॉस्ट नजर आ रही होगी। क्या कोई और एक्सपेंस भी हुआ है? यस, ये वाला एक्सपेंस भी तो हुआ है, जो रीलोकेशन का एक्सपेंस था 0.3 में, ये नहीं दिया हुआ, इसकी सिर्फ ग्रांट दी हुई है। तो हम लोग रीलोकेशन एक्सपेंस अगर दिया होता तो सिंपल वो भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। और अब हम चलते हैं अदर इनकम्स की तरफ। तो अदर इनकम्स में हमें गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम नजर आ रही होगी। ठीक है जी, अब जरा गौर से देखिएगा। पहले हम लोग एसेट की बात कर लेते हैं, या पहले हम लोग ये पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 1 में क्या है जी? 1 में है ग्रांट है 40,000 की, और 70,000 रुपये जो है वो आपको लगे हैं इसके ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर। तो ट्रेनिंग कॉस्ट है जी 70,000, क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने सीधी सीधी यहाँ पे प्रेजेंट कर दी। और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है 40,000। ये जो 40,000 है ये किसका है? ये है इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वाला, यानी कि पॉइंट नंबर 1 वाला। अभी इसमें ग्रांट रिलेटेड टू एसेट वाली भी आएगी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, एसेट की बात करते हैं। एसेट की कॉस्ट कितनी है जनाब? एसेट की कॉस्ट है 350,000, रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे यूजफुल लाइफ पे 5 साल के लिए डेप्रिसिएट करेंगे। तो एसेट की जो कॉस्ट है वो है 350,000। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है, तो जरा सोचें कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, पहले साल की डेप्रिसिएशन इस एसेट की कितनी होगी। हमें पता है कि एसेट की कॉस्ट है 350,000, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, और इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। और पहले साल ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ है जी एसेट? नवंबर में परचेज हुआ, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी से लेकर जून तक 8 महीने। तो ये एसेट 8 महीने इस्तेमाल भी तो हुआ है, 8/12। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन होगी इस एसेट की वो कितनी होगी? 350,000 माइनस 50,000, यानी कि 3 लाख रुपए की टोटल उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट होगी। 5 पे डिवाइड किया, 60,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। तो हम लोग कहेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12, 40,000 रुपए की डेप्रिसिएशन है, जो कि पहले साल चार्ज होगी। तो पहले साल जो एसेट की जो डेप्रिसिएशन है डेट इज 40,000, और इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 40,000 ही होगी, क्योंकि ये इसका पहला साल है। तो इस एसेट की जो नेट बुक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी जनाब? 3,10,000। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसको हम फिर अब किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ग्रांट हमें जो यहाँ पे मिली है 3.5 लाख रुपए के एसेट के अगेंस्ट, डेट इज फॉर रुपीज 100,000। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम एसेट को डेप्रिसिएट कर रहे हैं, उसी तरीके से ग्रांट हम ले जाएंगे अपने एसेट के अंदर, और फिर उसके बाद अपनी जो करंट लाइबिलिटी है उसके अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर करंट ईयर में भी हम ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि ग्रांट आपके पास 100,000 की आई है, आपने इसकी क्या एंट्री की होगी? आपने इसकी एंट्री की होगी कि ग्रांट इनकम जो है, जो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, कैश डेबिट किया होगा, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा कितने से? 100,000 से। ठीक है जी, अब 100,000 में से आपने सबसे पहले निकालना है वो पोर्शन जो करंट ईयर में, यानी कि इस साल हमारा इनकम में रिकॉर्ड होगा। तो करंट ईयर में हमारा क्या पोर्शन इनकम में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे, तो उसी तरीके से हम लोग करंट ईयर में इसकी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो ग्रांट जो है वो है 100,000 की,
डिवाइडेड बाय करेंगे 5 सालों के लिए, और उसके बाद इसको भी 8/12 करना होगा। क्यों? क्योंकि एसेट 8 महीने का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ग्रांट भी 8 महीनों की ही इस्तेमाल होगी। तो अगर हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे 100,000 डिवाइडेड बाय 5, 20,000 एक साल की ग्रांट होगी, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, तो 13,333 रुपए की ग्रांट जो है दैट विल बी रिकॉर्डेड एज ग्रांट इनकम। ठीक है जनाब, तो 13,333 रुपए की जो इनकम है दैट विल बी रिकॉर्डेड एज ग्रांट इनकम, जो कि यहाँ पे हमारी ग्रांट इनकम के अंदर आएगी। तो टोटल हमारी जो ग्रांट इनकम बनेगी वो बनेगी 53,333। अब हम लोगों ने रिमेनिंग जो ग्रांट इनकम है वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर ही रखनी है, लेकिन उसमें से करंट और नॉन करंट पोर्शन जो है वो अलग अलग करना है। हमें पता है कि एक साल की गवर्नमेंट ग्रांट कितनी बनती है, जो कि हम लोगों ने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से निकाल के इनकम में लेकर जानी है। पूरे एक साल की डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बनती है 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए की जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है वो यहाँ पे आ जाएगी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर रिमेनिंग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगी। तो जनाब अगर मैं इसका आपको बनाकर दिखाऊं चार्ट, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली है उसमें से 13,333 रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो इनकम में चली जाएगी, क्योंकि वो इस साल रियलाइज हो गई है। 20,000 जो है दैट विल बी द करंट पोर्शन, करंट लायबिलिटी, और रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट रह जाएगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। 66,667 इज द नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। तो इस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी में हम 66,667 लिखेंगे, और हमारे पास जो अनरियलाइज्ड पोर्शन है गवर्नमेंट ग्रांट का वो बन जाएगा 86,667, जिसमें से 20,000 हम करंट लायबिलिटीज में शो कराएंगे और 66,666 जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करवाएंगे। तो अगर हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करें, सो दिस इज द वे। अगर हम लोग एडजस्ट कर लें तो फिर हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या हुआ। एसेट की कॉस्ट कितनी आएगी, फिर 3,50,000 रुपए में से एसेट की जो ग्रांट है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एसेट आएगा वो आएगा 2,50,000 का। अब 2,50,000 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी तरीके से करेंगे। 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास अगर हम लोग एसेट को एडजस्ट करते हैं, अगर ग्रांट को एडजस्ट करते हैं, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 40,000 की डेप्रिसिएशन बनेगी पर मंथ, और आपकी जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बनेगी दैट विल बी 26,666। क्योंकि यही एसेट का पहला साल है जिस साल वो एसेट परचेज हुआ था, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इतनी ही होगी, और उसकी जो नेट बुक वैल्यू होगी वो आपके सामने इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। 250,000 माइनस 26,666, 223,334। क्योंकि हम लोगों ने ग्रांट एडजस्ट कर लिया है, इसलिए ग्रांट का करंट और नॉन करंट पोर्शन कुछ भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन सिर्फ रिकॉर्ड होगी 26,666 की। ट्रेनिंग कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे 70,000 की। ग्रांट ट्रेनिंग कॉस्ट हमें मिली है 70,000 की। हम लोगों ने इनकम अप्रोच में भी पढ़ा था ना कि जब हम एडजस्ट करते हैं ना, तो जो एक्सपेंस होता है ना उसमें से आप उसकी इनकम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेनिंग कॉस्ट इधर प्रेजेंट होगी ना वो होगी 70,000 माइनस 40,000 यानी कि 30,000। तो जनाब ये फर्क है दोनों मेथड्स में, एडजस्टेड में भी और सेपरेटेड में भी, इनकम अप्रोच में भी, और ये जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है उसमें भी, और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट जो है उसमें भी, और फिर एक ग्रांट ऐसी भी थी जिसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, इसको देखना है, और फिर इसके बाद इसकी सेंस डेवलप करनी है, और फिर इसके बाद आपने आगे मूव करना है।